मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है, मेरे भी प्लीज बहुत प्लीज बेकार म्यूट है। योरसेल्फ। मेरी तो तो ऐसे बढ़िया है। टाइम बेटा म्यूट योरसेल्फ यार, बेटा प्लीज। सर अभी बस 94 स्टूडेंट्स। अरे हो गया 90 है, तब हम क्या कर सकते हैं। कोई नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता दी थी? सर स्टेट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग। स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट हो गई थी। स्टेट एंड मेल्टिंग। मास अपॉन वॉल्यूम। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर। करो करो जल्दी कहना करो। है अनुराग शर्मा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जो मेटल्स होते हैं सर, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत भारी होते हैं सर, क्योंकि जो मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है बेटा थोड़ा तेज उनमें बोलो यार। सर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मतलब वो हैवी होते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। बहुत कम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनरली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ और अट्रैक्शन बहुत कम होता है ना? नो सर, नो नहीं सर, बहुत ज्यादा होता है और स्पेस कम सर होती बहुत है। कम होता है सर, स्पेस बहुत ये कम सर होता है। ये सर मैं कह रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सर बहुत कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। एक सर कंप्रेस नहीं हो स्पेसिफिक पाती ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूल वो जनरली बड़ा यार बड़ा एक कोई बताना होते है, हैं। बताओ नहीं तो मैं लिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर इंटरमॉलिक्यूलर सर, फोर्स अर्श तिवारी, सर अर्श तिवारी। मास होता है म्यूट अर्श तिवारी। मैं कुछ तो सब अर्श कुछ तिवारी। मैं म्यूट करूंगा, नीचे म्यूट कर लो। सुनो लेक्चर पूरा, अब 1 घंटे का आप तो आपके बस की बात नहीं है ऐसे समझना, कोई बात नहीं। डेंसिटी क्या होती है? क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम डेंसिटी की बात करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर आप चीजें देख रहे हो, चलो एक आध एग्जांपल लेकर भी बताऊं। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि मास और वॉल्यूम दोनों चीजों पे डेंसिटी डिपेंड करती है, चाहे डेंसिटी किसी भी चीज की हो। अब अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो मेटल जो होते हैं, जैसे कि अब आपके पास आयरन है, मान लो आयरन का मेटल है, और आयरन है, और आप आयरन का भी एटॉमिक नंबर लगभग 26 के आसपास होता है, ठीक है? और एटॉमिक नंबर 26 है और इसका एटॉमिक वेट लगभग 58 होता है। आप अगर इतना ही कंफ्यूजन है तो एटॉमिक नंबर बड़ा वाला ले लो, कोई एलिमेंट, मान लो आपने क्रिप्टन ले लिया या जीनोन ले लिया, ठीक है, या ब्रोमीन ले लिया या आयोडीन ले लिया। इन सभी एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, एटम भी शायद बड़ा आएगा, क्योंकि नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे उसका साइज भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास स्पेस काफी ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे जैसे आप जीनोन है, ये एक गैस है मान लो, ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है, आयोडीन थोड़ा सा चलो सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिप्टन और जीनोन तो लगभग गैस है ना। अब ये प्योर गैस है। अब गैस में अगर आपने इसको मान लो एक ग्लास के कंटेनर में लिया हुआ है या कहीं भी आपने इसको किसी कंटेनर में लिया हुआ है, तो उसके पास अगर ये गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। अब मान लो एक ग्लास में अगर पैक करके आपने आयरन को भर के रखा हुआ था और एक ग्लास में पैक करके आपने क्रिप्टन को भर के रखा हुआ था, तो दोनों में अगर आप वेट करोगे, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है, मान लो एक ग्लास इसको भी लिया एक ग्लास इसको भी लिया, और दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होने की वजह से अगर आप केवल दो चीज देखोगे, एक मास और डेंसिटी। अब डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो मास अकेले आप कैलकुलेट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आयरन का मास ज्यादा होगी, वो सॉलिड स्टेट में है, और जीनोन का मास जो गैस स्टेट में उसका कम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत कम पार्टिकल होंगे। और ऑब्वियसली बात है उसके पार्टिकल दूर दूर भी होते हैं और काफी कम होते हैं, तो स्पेस भी ज्यादा लेते हैं वो, इसकी वजह से उसमें एक ग्लास के अंदर कम पार्टिकल आएंगे और सॉलिड में ज्यादा आएंगे। तो अगर ज्यादा आएंगे, कुशल राजपूत, व्हाई यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ माय स्क्रीन? क्या क्या करते रहते हो यार, प्यार से बात करते हैं तो ये सब करते हो। तो मेटल और नॉन मेटल है, अब अलग अलग दोनों है मान लो, तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मास अगर मेटल का ज्यादा आ रहा है सेम वॉल्यूम के लिए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी। पहली बात तो रीजन यही हो सकता है, फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे तो मेटलिक बॉन्ड होता है, वहां पर वॉन डेर वाल बॉन्ड होता है, तो वॉन डेर वाल बॉन्ड हल्का होता है और मेटलिक बॉन्ड मजबूत होता है।
और उसके पास बॉन्ड अगर मजबूत है मेटलिक बॉन्ड, तो वहां पर पास में मॉलिक्यूल रहेंगे, अगर स्पेस भी कम है तो वहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, ऑब्वियसली बात है उसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में डेंसिटी का ये कैलकुलेशन अपने आप से लिख लेना, क्या इसकी दिक्कत है क्या नहीं है, तो इतना तो कम से कम आता ही होगा। डक्टिलिटी की बात करते हैं, क्या कोई डक्टिलिटी एक्सप्लेन कर सकता है? नाम बताना अगर एक्सप्लेन करना है तो, नहीं तो तुरंत म्यूट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खुद भी पता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हेलो सर कहना है अनुराग शर्मा। हाँ यू कैन। सर Maria. अनुराग शर्मा। Soumya sir. अनुराग शर्मा। ओके सर। सर डक्टिलिटी मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट करने की क्षमता, मतलब उसको वायर्स में अगर अपन उसको इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर जो उनकी डक्टिलिटी होगी हाई होगी, और अगर अपन उनको मतलब वायर्स में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी डक्टिलिटी होगी। जैसे अपने मेटल्स है तो मेटल्स को अपन इजीली कन्वर्ट कर पाते क्यों कर पाते हैं हैं? वो सर क्योंकि लाइक कॉपर Sir, वायर, मेलेबल होते हैं। हाँ? कॉपर वायर। क्योंकि वो मेलेबल होते सर हैं आयुष शर्मा। सर, क्योंकि वो मेलेबल होते हैं, और जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने ब्रिटल होते हैं, इसलिए मतलब ब्रिटल होने का मतलब वो टूट जाते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने मेटल्स होते हैं, मेटल मेलेबल होते हैं, मतलब इसलिए वो कोई पार्टिकुलर शेप ले लेते हैं टूटने की बजाय, इसलिए। आयुष शर्मा। सर डक्टिलिटी सर उसका मतलब होता है सर हिंदी में लचीलापन। क्या? सर डक्टिलिटी का हिंदी में मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। Some Then? metals have more ductility than non-metals. यार हिंदी मीनिंग पूछा था, मतलब ऐसी बकवास करोगे क्लास में? छोड़ो, रहने दो। डक्टिलिटी मतलब खींच के अगर उसको किसी चीज को अगर खींच सकते हो या किसी को आप तान सकते हो, उसकी डक्टिलिटी है, वो उसकी हिंदी मीनिंग है। डक्टिलिटी ऑब्वियसली आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी का फर्क तो नहीं पता है ना, मतलब ये हमको बताने आए हो, पूछ रहे हैं हम डिफिनीशन। तो डक्टिलिटी मतलब अगर आप किसी को तान रहे हो, चलो वो उसकी हिंदी हो गया। अगर आपको मैं पूछूं कि रीजन क्या है, तो रीजन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो ना, जो मेटल है, मैं आपको पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, इलोंगेशन भी पता होगा। इलोंगेशन का मतलब भी लगभग सिमिलर होता है, जिसमें जितना लॉन्ग तन्ने का गुण होता है उतना वो इलोंगेशन उतना ज्यादा उसमें होता है। अगर आप किसी में फोर्स लगाते हो, मान लो कोई पार्टिकल है या मान लो कोई वायर है, अब आप इतना बड़ा वायर है, आपने इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक वक्त आएगा जब आप यहाँ से फोर्स लगाया है और ये इसका क्या कहते हैं, अगर ये इनिशियल लेंथ था, आपने इसको थोड़ा बहुत फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाया। यार क्या चैट में लिखते रहते हो? अगर आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अगर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने की वजह से मान लो आपने थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा दी या फिर थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा दिया। अब जब लेंथ बढ़ा दिया तो यहां पर मान लो x लेस देन था और यहां पर x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो यही जो y है, y इसका इलोंगेशन फैक्टर है, मतलब y डिस्टेंस तक ये इसमें इलोंगेशन आई है और इस फोर्स को आपने बढ़ाया है। तो आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, क्योंकि उसके पास बॉन्डिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, वो पीछे की तरफ खींचेगा। अगर बॉन्डिंग कैपेबिलिटी नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है आप खींचते तो वो तुरंत टूट जाता, लेकिन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, बॉन्ड अच्छे हैं मेटल के अंदर और वो पास पास भी हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं। तो आप जब खींच रहे हो तो वो पीछे की तरफ उसको भी खींचता है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाता है। अगर एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है या किसी के ऊपर सही में अपनी चीज को शो करना है ना, तो उसका भी अपना लक्षण शो करना जरूरी होता है। अगर आप मान लो किसी पे फोर्स लगा रहे हो बाहर की तरफ, अगर वो अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा होता या अपनी तरफ खींच नहीं रहा होता चीजों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास बहुत कम चीजें होती उसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉज वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह भी सर ने पढ़ाया होगा आई थिंक, तो उसका भी अपनी तरफ फोर्स लगाना वो तो ऑब्वियस है। तो क्या होता है, जब ये फोर्स पीछे की तरफ लगता है और आप इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, तो फोर्स के अपोजिट में, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ मान लो यह फोर्स लग रहा है,
अब F1 है मान लो, और बाहर की तरफ आपने F4 से इसको खींचा है, तो जब ये F4 आपका इसके F1 से ज्यादा हो जाता है ना, तो ये बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें इलोंगेशन आती है, तो मान लो x + y तक ये मूव कर गया और आपका फोर्स अभी इफेक्टिव है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फोर्स लगाते जाओगे और ये ब्रेक कर जाएगा। तो मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा वो चीज तो, लेकिन पहले ये तो समझो कि नॉन मेटल में क्या होता है। नॉन मेटल अगर हुई, अगर आप नॉन मेटल का वायर है, मान लो आपने कार्बन का वायर ले लिया, या फिर जैसे जली हुई लकड़ी का वायर आपने ले लिया, वो कार्बन है, अगर आपने उसका वायर बना ही लिया मान लो पतला करके, आप उसको जैसे खींचोगे उसमें कोई फोर्स एक्सटर्नल है नहीं, वॉन्डरवाल फोर्स है, वॉन्डरवाल बॉन्ड है, अपने से बस केवल जुड़ा हुआ है, बस मजबूरी में जुड़ा हुआ है। जैसे आप बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे वैसे ही टूट जाएगा। इसमें तो ऑब्वियसली कोई इलास्टिक वगैरह की बात ही नहीं करनी है, इलॉन्गेशन की बात ही नहीं करनी है, लेकिन मेटलिक में करनी है। मेटलिक में अगर आप खींचोगे तो कुछ वक्त तक ये जो एक्स वाई ग्राफ है ना, अगर ये वाई मानते हो, इसको एक्स मानते हो, एक्स पे इलॉन्गेशन रखते हो और वाई पे अगर फोर्स रखते हो, तो कुछ देर तक आप देखोगे कि ये वाला ऐसे मूव करेगा, ठीक है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये इलॉन्गेशन इसमें कम हो जाएगी। अभी आप इलॉन्गेशन बढ़ रहा है, एक वक्त ऐसा है जब आपने इसमें फोर्स लगाया, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और इलॉन्गेशन बढ़ती जा रही है, और एक वक्त आएगा जब ये फोर्स थोड़ा सा कम होगा, मतलब बढ़ाओगे तो इलॉन्गेशन थोड़ी सी कम होगी और वहीं पे ये ब्रेक कर जाएगा। आप अगर चाहो तो रबड़ वगैरह को भी खींच सकते हो। जब आप रबड़ को खींचोगे ना, धीरे धीरे खींच के देखो ना, तो धीरे धीरे खींचेगा और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब टूट जाएगा, और जब टूटने का टाइम आएगा ना, तो वहां पर थोड़ा सा लचीला हो जाता है, या बहुत स्लाइटली मूव करता है। अगर आप कभी अगर आपने देखा हुआ हो मेटल वायर भी, अगर मैंने तो प्रैक्टिकल भी किया हुआ है इसका, अगर आप देखो खींच के, तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है जब जिस वक्त वो ब्रेक करने वाला होता है उसमें फोर्स आपस में बहुत कम रह जाता है, मतलब जैसे लिक्विड की तरह से बिहेव करने लग जाता है। तो ये थोड़ी देर तक तो इलॉन्गेशन और फोर्स रहेगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। और नॉन मेटल के अंदर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो नॉन मेटल में जो भी फोर्स है या जो भी बॉन्ड है वो सब वॉन्डरवाल है, वॉन्डरवाल फोर्स है और वॉन्डरवाल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो डक्टिलिटी आदि के वायर बनाना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप खींचोगे किसी चीज को तो वो तनेगा ही नहीं। तो ये है मेटल और नॉन मेटल की डक्टिलिटी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही तो पूछ सकता है उसके बारे में। बेटा एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफिनीशंस नहीं आती हैं, तो ध्यान रखना चीजों को। Sir, your voice is not coming. हेलो Sir, your voice is not audible, sir. मैं ऑडिबल Is also not Sir, आ गई। visible. Yes, sir. यार जब बोल रहा था तो समझ आ रहा था ना, ये समझाया तो ये तो विजिबल था उसको। यस सर Yes, sir, ये तो समझ में आ गया, Okay, दूसरा आपने visible कहा है, कि आपको आपने समझ में आ बताया गया। पहले ही कि नहीं हो रही। क्या आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर, सर हो रही है। नहीं सर, हो रही है। हो रही है। सर इसमें इलोंगेशन कम कैसे हो रहा है सर? इलोंगेशन या तो कांस्टेंट रहेगा या तो एकदम से खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता है, जिस वक्त वो तन के खत्म होता है ना बेटा, उस वक्त थोड़ा सा इलॉन्गेशन कम होता है एक वक्त के लिए, और उसके बाद एकाएक से ब्रेक कर जाता है वो। और जब ब्रेक करता है ना, तो आप फोर्स लगाते रहते हो, बिल्कुल इलॉन्गेट तो करता रहता है, लेकिन फोर्स लगाए बिना भी इलॉन्गेट करता है, मतलब इलॉन्गेट ज्यादा करता है और आप फोर्स कम लगाते हो। तो वो कुछ ग्राफ ऐसा आता है बन करके, अब उसको पूरा प्रूफ भी करना पड़ेगा, इसको एरिया बना करके, अगर आपको समझाना है इसको। तो बस ग्राफ इसलिए बताया क्योंकि इलॉन्गेशन और फोर्स के बीच में कर आपको पता हो, एटलीस्ट अगर आपने कभी सोचा है, फिजिक्स का चैप्टर है इलास्टिसिटी का, अगर आपको कभी सोचा है कि क्या इलॉन्गेशन होता है, क्या फोर्स होता है, तो एटलीस्ट पता हो कि हमने मेटल पढ़ा हुआ है। तो मेटल में इलॉन्गेशन होता है, डक्टिलिटी इसीलिए आती है, उसको वायर बनाना इसीलिए इजी है। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. गोल्ड और Yes, sir. सिल्वर होते हैं जो Yes. वो बहुत ज्यादा, बेटा फर्जी की बात मत करना, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। जितनी देर मैं मजाक करता रहता हूँ उतनी देर सही है, बड़ी इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, और म्यूट करके रखा करो। अगर कोई टीचर लाइटली ले रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप जबरदस्ती की बात करोगे। तो शांति से सुनो, जो समझने की चीजें तो पढ़ने की चीजें तो पढ़ो, नहीं पढ़ने की चीजें क्लास को लीव करके चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल,
जो मेटल हैं गोल्ड और सिल्वर जनरली सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। मैं म्यूट करता हूँ, मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्या दिक्कत है? तो बेटा मेरी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ रही है ऐसे। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं, ये भी आप एक्सेप्शन में लिख सकते हो यहाँ पर डक्टिलिटी के अंदर, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। सर जिंक भी तो ब्रिटल होता है ना? क्या सर मेटल्स में जिंक भी तो ब्रिटल होता है ना, जिसकी वजह से वो डक्टाइल नहीं होता। हाँ होता है बेटा, कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाता है। जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज वेल इनफ। एचजी वगैरह है जहां जहां पे आते हैं मैं बता देता हूँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको डी ब्लॉक नहीं आता तो। एनीवन एल्स? मैलिएबिलिटी कोई बताएगा? सर गर्वित। हाँ बोलो बेटा। सर मैलिएबिलिटी वो होती है जो अपन मेटल्स को या कोई भी पार्टिकल को अपन शीट्स में कन्वर्ट कर सके। लाइक एल्यूमिनियम फॉयल होता है, उसको हम एल्यूमिनियम मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। बेटा ये भी एक फोर्स, अगर किसी के पास अच्छा बॉन्ड होगा या किसी के पास स्पेस कम होगा, लाइक बॉन्ड अच्छा है, किसी में अगर स्ट्रेचेबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टी है, स्ट्रेचेबल है, कोई इलोंगेटिंग प्रॉपर्टी है, इलोंगेशन की प्रॉपर्टी है, तो वहां पर उसको मैलिएबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो अगर आप उसको बीट करोगे ना, पीट के अगर आप उसको बनाते हो सीट की तरह से, उसको पीटना इजी होगा। लेकिन अगर उसके पास बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो ब्रेकेबल होंगे और उसके बाद और भी चीजें होंगी जो दिक्कत कर रही होंगी, लाइक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के पास मैलिएबिलिटी अच्छी नहीं है। इसमें ज्यादा पढ़ाने की बात नहीं है कुछ, कि अगर नॉन मेटल है तो ब्रेक कर जाएगा, मेटल है तो ब्रेक नहीं करेगा, तो बीट करके उसको हम नॉर्मली ले जा सकते हैं सीट के अंदर। तो मैलिएबिलिटी का ये प्रॉपर्टी हो गई। यस सर।
तो ज्यादा उसमें सर ज्यादा जैसे कॉपर वायर है, उन कॉपर को मेलेबिलिटी करके कॉपर वायर बनाए सर। हम्म सर वो जैसे सर सर वो कॉपर है। वो तो डक्टिलिटी होती सर सर वो Okay. गलती से डक्टिलिटी बोल दिया सर कैन उसने। आई टेल सर आपने डक्टिलिटी के बेटा मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसे चलता जाएगा। मेलेबिलिटी आपको बता दिया है मैंने, उसके बाद कंडक्शन पे बात करते हैं। यार बहुत इजी चीजें हैं, इसमें मैं क्या ज्यादा डिस्कस करूं, इसलिए मैं बहुत बता रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली। ये इलोंगेशन जो जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने डेंसिटी बता दी, डक्टिलिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कर्व इंपॉर्टेंट है, वैसे फिजिक्स में इलास्टिक कर्व है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। बाकी डेंसिटी इंपॉर्टेंट थी और थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो चीजें डिस्कस कर दी है। बाकी चीजें तो जैसे अब कोई चीज सोनरस इन ये भी सोनरस है प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप देखोगे सोनरस है तो मेटल है उसको पीटने पे ऑब्वियसली वो बजेंगे, जब वो गैसियस फॉर्म में है तो वो बजेगा कैसे यार, और उसमें कैसे आपको कोई आवाज आ सकती है या कोई कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती है वॉइस। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेटल है उसके पास ज्यादा सोनरस प्रॉपर्टी होगी। अगर वो आप कंडक्शन की बात करते हो, हाँ कंडक्शन थोड़ा सा है डिस्कस करने वाला टॉपिक। कंडक्शन होता है हीट का फ्लो, जिसके पास से हीट का फ्लो करना इजी हो उसके पास कंडक्शन की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। कंडक्शन मतलब एक तरीके का हीट फ्लो ही कह सकते हो। तो अगर कोई कंडक्टिव है तो उसके पास हीट का फ्लो अच्छा आएगा। अब मान लो कोई मेटल है, मेटल में कोई भी आप ले लोगे इसके पास पॉजिटिव चार्ज में जाने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करते हैं, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज में जाते हैं, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जनरली ये कोशिश भी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें और ये जाएं ऐसी क्वालिटी में जहां पर ये मोस्ट स्टेबल रहे। तो मेटल में जैसे सोडियम हो गया या फिर कोई भी मेटल है, जनरली उन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का पाथ, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रॉन्स का पाथ मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज का कोई पाथ मिल जाए फ्लो करने का, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कहते हैं कंडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है मेटल के अंदर अगर चार्ज फ्लो अच्छा है, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे हैं या मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो वो ऑब्वियसली मूव करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करवा देंगे, चार्ज का मूव करवा देंगे और कंडक्शन प्रॉपर्टी को शो करवा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते, यहां पर लिख लेना मेटल के अंदर कंडक्शन में
बेटा अगर कोई ये बता रहा है कि आवाज नहीं आ रही तो बेटा आवाज मेरी जांच नहीं रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो रेज हैंड बार बार मत करो, लिखो। Metal is having the high conduction means heat flow through metal is easy in the metal because of free electrons in it. Ag is superconductor of heat. Ag contains free electron in its normal state that can easily give a path to the charge flow. We do not use Ag due to the cost. Obviously, baat hai. Cu is the good conductor and also good conductor and also cheap in nature. So we generally prefer Cu in our household wirings or in home wirings. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। नॉन मेटल्स चुप रहना। So non-metals are poor conductor of heat. They do not have free electrons to move, so there is not any path in the non-metal to change charge flow. Also, there is much more space in the non-metal, so charge transfer is not easy. बोल लो यार, बोल लो क्या बोल रहा है? सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर मेटल की? इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर केवल उसके नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी। सर आप एक्सेप्शन में क्या लिखा था? सर आपसे थोड़ा सा बस ऊपर कर देंगे एक बार। सर आप अरे ऊपर का लिख नहीं पाएगा। यहाँ तक लिख लिया सबने? अभी अभी ऊपर करो तो नीचे तो नहीं बोलोगे। नॉन मेटल कंडक्शन सर यहाँ तक लिख लिया। सर आर के बाद कंडक्शन फिर से समझा सकते हैं? आर के बाद क्या लिखा है? कौन सा आर? सीयू वाली लाइन में आर के बाद क्या लिखा है? वायरिंग। सर वो अपन इस तरह भी सर आप वायरिंग 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 सर ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन तो भी से वो कंडक्शन कर। अरे बताता हूँ यार। और वो कोई क्वेश्चन एक्सेप्शन है। डायमंड भी कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी वो और साउंड। एक्सेप्शंस है ना यार। यहाँ तक लिख लिया सबने? आप फिर से समझा सकते हैं कंडक्शन फिर से? हाँ समझा सकते हैं बेटा। यहाँ तक लिख लिया सबने? लिख लिया ना? बाद में ये तो बोला स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप। आपने डक्टिलिटी का एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यार एक नहीं बोल सकता कोई क्या यार। सर आप अब ऊपर कर दीजिए, बोला ना ऊपर कर दीजिए। अभी बोला था ऊपर करना है नीचे करना है। लिखो जल्दी लिखो। सर आपने ब्लैक पेन से लास्ट वर्ड क्या लिखा है? वायरिंग्स। सर वो अपन इस तरह भी देख सकते हैं सर, क्योंकि जो अपने यार तुम स्टेटमेंट मत दो प्लीज, 2 मिनट पहले समझो कि क्या लिखा है, उसके बाद बताओ अगर कोई डाउट है तो। सर आपने डक्टिलिटी के एक्सेप्शन में क्या लिखा था? सकते हैं ये? हाँ समझा सकते हैं, समझा देंगे हम। एक बार लिख लो सही से। सर लिख लिया। ऊपर तो नीचे तो नहीं करना है, नीचे ऊपर तो नहीं करना है ना किसी को?
सर आप एक बार सारी स्लाइड्स दिखा दीजिए एक एक करके। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लो, ठीक है। सर एक और बार दिखा दीजिए। अरे यार कर क्या रहे हो, बाद में खींच लेना फोटो जिसको लेनी है। सर कंडक्टर साउंड के भी होते हैं ना? क्या सर थोड़ा सा सर ब्लू पेन से जो लिखा है सर एक बार सर। चलो बोलता हूँ, सुनो पहले। मेटल इज हैविंग, बेटा ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूँ। Metal is having high conductance means heat flow through metal is easy in the metal because of free electron in it. मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कोई ना कोई पाथ तो हो चार्ज फ्लो होने के लिए। पावर हाउस से आपके घर तक जो बिजली आती है या कोई भी चीज आपके घर तक फ्लो होती है, तो आपको तो नहीं पता है कि क्या होता है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज फ्लो के अपोजिट होता है, लेकिन अगर आप ऐसे भी समझना चाहो कि कोई ना कोई पाथ होता है, उस पाथ के साथ यानी कि जो एल्यूमिनियम का आपके घर के सब तार आया होता है या वायर आया होता है, उस एल्यूमिनियम के वायर की वजह से ना वो पाथ मिलता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, और वो पावर हाउस से आपके घर तक फ्लो कर जाता है। अगर वो पाथ नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो फ्लो करना इजी नहीं था। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह मान लो कार्बन का वायर लगा दिया जाए, अगर आप कार्बन का मान लो बन ही गया वायर, अगर मान लो उसको मैंने बनाया कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के या फिर कैसे पकड़ के चिपका के बना दिया, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए, अगर वो मूव नहीं करवा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो चार्ज का फ्लो करवा नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं सकती है। क्योंकि आप जो चार्ज फ्लो होता है ना, चार्ज फ्लो का जो रेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है I = Q/T। अगर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तो देख लेना वहां पे। चार्ज फ्लो का जो रेट होता है ना, वो रेट मतलब टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो होता है वही होती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट होती है। तो करंट फ्लो जो होता है आपके घर में, वो चार्ज फ्लो की वजह से होता है। अब मेटल के पास ही वो पाथ होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मेटल इज हैविंग द हाई कंडक्शन मींस हीट फ्लो थ्रू मेटल इज इजी इन द मेटल बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से मूव करना चार्ज का इजी होता है। Ag is the superconductor of heat because Ag contain free electron in its normal state। बेटा बाकी तो चार्ज बना के अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे थे, लेकिन Ag के पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भी होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से मूव करता है, उसमें चार्ज लाने की भी जरूरत नहीं है। और Ag contain the free electron in its normal state that can easily give a path to the charge flow, जो कि आसानी से चार्ज फ्लो के लिए पाथ दे सकता है। और Ag को हम सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं, बहुत अच्छा कंडक्टर है ये हीट का, यानी सॉरी हीट का नहीं, हीट का भी एक्चुअली होता है ये, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडक्शन, मतलब कि ज्यादातर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करते हैं। अगर यहाँ पर हीट फ्लो भी हो रहा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर भी ये एज इट इज बिहेव करता। तो वी डू नॉट यूज Ag ड्यू टू द कॉस्ट। Ag का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए हम घर में अगर लगाएंगे तो दिक्कत होती है। Cu is also good conductor and also cheap in nature, that's why we use Cu in our wirings। बोल भी सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि Ag जब सुपर कंडक्टर था तो Ag को यूज क्यों नहीं किया वायरिंग के अंदर। हर किसी के घर में Ag अगर यूज करता तो रेजिस्टेंस आता नहीं, अगर रेजिस्टेंस आता नहीं तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और हो सकता है कि एक जो 10-5 मिनट बिजली कटती होगी, लाइट कटती होगी किसी के घर में, वो भी नहीं करती क्योंकि लॉस ही नहीं होता हीट का, या एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात थी वो हीट कंडक्टर के लिए यूज करते हैं उसको, या इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए यूज करते हैं Ag का, लेकिन Ag कॉस्टली है इसलिए यूज किया नहीं जा सकता। तो ये हो गया मेटल का पूरा। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट they do not have the free electron to move, so there is not any path in the non metal to charge flow, क्योंकि उनके पास चार्ज फ्लो के लिए कोई पाथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होती है, इनफैक्ट उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। Also there is much more space in the non metal, so charge transfer is not easy। उनके पास स्पेस भी ज्यादा होता है। तो भैया अगर एक से दूसरे में, अगर आपके पास किसी पुल की तरफ से जा रहे हो, मान लो, तो अगर आपके पास नहीं है एक दूसरे के पास जाने के लिए कोई पाथ, यानी कोई वे नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो आप कैसे जाओगे। तो चार्ज फ्लो अगर नॉर्मल कर भी रहा है और इसके पास स्पेस इतना ज्यादा है, तो कहां से चार्ज फ्लो करवा पाएगा। तो उसके पास अगर पाथ भी ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करना नॉन मेटल के अंदर इजी नहीं होता, और मेटल के अंदर इजी होता है। इनफैक्ट नॉन मेटल पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी कह सकते हो। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। 40-50 लोग अपना रेज हैंड भी कर चुके हैं इतनी सी बात में, बताओ क्या दिक्कत है, बोलो बेटा। सर Ag क्यों नहीं यूज करते, उसे फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा कॉस्ट ज्यादा होती है, खरीद पाओगे नहीं, आपने वायरिंग का कुछ बताया था सर, उसमें
वही तो सर वही तो बोल रहा हूँ यार, कॉस्ट ज्यादा होती है, मुझे सर लिखाना नहीं कॉपर चाहिए भी था। सर कॉपर भी तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना एजी है, एजी सुपर कंडक्टर है सर मेटल में सर सॉल्ट्स को डक्टिलिटी हम का किसमें एक्सेप्शन क्लासिफाई कौन करेंगे, सा यार, है? इसीलिए मैं नॉन अनम्यूट मेटल्स करता ही मेटल नहीं हूँ यार। सर आप एक्सेप्शंस बता दीजिए। लिख लेना बेटा। बेटा who is writing on the screen right now? Sir, Sumit Singh Shikarwar. Why you are writing? Sir, I am not writing. सुमित सिंह शिकारवार एंड अनुराग। Why you writing? Just tell पूछ रहा me. है कि एलोट्रोप क्या लिखा है आपने? सर बेटा यहाँ पर एलोट्रोप का बताया कि नहीं बताया, वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना बेटा। रिमूव कर दूंगा पूरी जिंदगी और अंदर नहीं करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी नहीं सकता तुमको, जबरदस्ती की बात मत किया करो। सर आपने ये क्या लिखा है? ग्रेफाइट इज हैविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। बता रहा हूँ, उसका भी मीनिंग बता दूंगा, मैं कोई चीज छोड़ के नहीं जाता। मोबाइल का मतलब जो मूव करते हैं। मोबाइल का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, जो मूव करने के लिए स्वतंत्र है। मैं बताऊंगा, एक एक चीज कोई छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं लिख के आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बार सुनने की कोशिश करो। जबरदस्ती कोई स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है यार। सर सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलर्स क्या होते हैं? क्या सॉल्ट्स? सॉल्ट्स?
हाँ सर सॉल्ट्स तो यार सॉल्ट तो ना मेटल कहलाता है ना नॉन मेटल कहलाता है। सॉल्ट इज अ कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड है, नहीं न्यूट्रल क्या हो सकता है, ये कंपाउंड है, मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, और मेटल जनरली मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ये तो मिक्स फॉर्म है ना, कंपाउंड है। मेटल प्योर चीज तो कुछ नहीं है ना, मेटल और नॉन मेटल। लिख लेना, बताना, मैं बता देता हूँ। भाई सर वो मैं गलती से सर मैं पूछ रहा था, लेकिन सर कार्बन के कितने कोई बात नहीं है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बता देता हूँ यार। क्लास में कोई चीज आप तक छोड़ के गए ही नहीं हूँ। क्लास 7 वालों को पता है जो 10th को पता नहीं है। आप पूछ लेना 7th क्लास में, पता कर लेना। उनको वो पता है जो 10th में नहीं पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है 10th को भी, 11th को भी पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी मैं बता रहा हूँ और भी लेक्चर से मैं लेता हूँ, और उनको भी नहीं पता है वो चीजें, 7th और 6th को पता है। तो कोई चीज छोड़ के नहीं आता कभी। तो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखो, बताओ मेरे को, मैं बता दूंगा टाइम जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा। सर गुस्सा मत किया करो यार, मैं खुद ही गुस्सा नहीं करता, मैं तो मजाक करता रहता हूँ यार। सर, अच्छे नहीं लगते गुस्सा करते हुए आप। सर आप प्लीज लिस्ट बना सकते हो कि मेटल्स में कौन कितना रिएक्टिव है? मेटल रिएक्टिविटी नहीं पता आपको? रिएक्टिविटी सीरियस होती है ना सर, मिल क्लास जाती है। जाने के बाद इन सब का एक फोटो लेके भेज देंगे क्या ग्रुप पे? यार मेटल रिएक्टिविटी पता ही आप लोगों को? ये सर आपने पूरी बताई थी, पूरी पूरी ऊपर बताया पूरी बताया था। सर लिखवाई थी गूगल से मिल जाएगी। सर ने सर पूरी लिखवाई थी। क्लास 8 का लेक्चर आज मैं भेज दूंगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। आप एक बार समझा सकते हैं। हाँ भाई, लिख लिया सबने इसको? यस सर। वो आपने हमारी क्लास में ही बताई थी सर, वो मतलब कोई पूछ रहा था तो। देखो बेटा, जो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन इन द नॉन मेटल, इट्स अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मींस इट्स अ वेरिएंट ऑफ कार्बन। कार्बन का ही एक वेरिएंट है। जब कोई एक एलिमेंट हो और उसका कोई एक ऐसा फॉर्म बन जाए जो फॉर्म उसी स्टेट में बने, मतलब वो किसी दूसरी चीज में भी शो होने लग जाए। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट लिखी है, इफ ए एलिमेंट पॉसेस 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही चीज की अगर 2 अलग अलग फॉर्म्स आने लग जाएं तो उसे हम ग्रेफाइट, उसे हम बोल सकते हैं कि एलोट्रोप का फॉर्म है। जैसे अभी कार्बन का एक ग्रेफाइट है, कार्बन का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कार्बन एक जनरली मतलब एक नॉर्मल एक फॉर्म है। मान लो कार्बन का डायमंड एक स्ट्रक्चर है, कार्बन का ही एक फॉर्म है डायमंड, और कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। कार्बन के ही दोनों फॉर्म है, और ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप है। मतलब स्टेट सभी सॉलिड में ही पाए जाते हैं। कार्बन भी सॉलिड स्टेट में ही होता है, डायमंड भी सॉलिड स्टेट में, और ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में ही होता है। और ये इसके दूसरे फॉर्म्स है, मतलब इनसे बनने वाला, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इस डायमंड के अंदर यूज होंगे। अब मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, कुछ अभी आपको पता नहीं यार, बॉन्डिंग वगैरह मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जैसे ये फॉर्म है सर, उनके नंबर में थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो कोई दूसरा एलिमेंट बन जाता है। ऐसे जैसे अभी कुछ कार्बन और कार्बन से ये भी नहीं पता होगा आपको कि ये बॉन्ड भी बनते हैं। जैसे कार्बन है CH2 CH, ये भी नहीं पता होगा CH2 CH, मान लो ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 10th का है ना इसलिए। हाँ वो पता है, नहीं पता है CH2 CH2, मान लो ये बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ ये फॉर्म रहे हैं, मान लो ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हर जगह पे एक एक कार्बन बैठा हुआ है। जहां जहां पे यहाँ पर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ वहां पर एक एक कार्बन बैठा हुआ है। ये होता है स्ट्रक्चर डायमंड का। तो ये कई सारे कार्बन से मिलकर के कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, और उसकी भी स्टेट सेम सॉलिड स्टेट ही होती है जैसे कार्बन की स्टेट है। तो ये एक एलोट्रोप हुआ कार्बन का। इसमें होता है क्या, ये जैसे डायमंड है, डायमंड के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर। मोबाइल के इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, वो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, इसको देख लेना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इसको हम इसमें ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है क्योंकि वो मूव करने के लिए फ्री है। सो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट के पास लेयर्स होती हैं, कई सारी लेयर्स होती है जो 3D स्ट्रक्चर में आता है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन था ना, एक लेयर थी ना, एक ही प्लेन के अंदर था। मान लो लैपटॉप की प्लेन है आपके, तो लैपटॉप की प्लेन में समझ लो कार्बन को ऐसे बिछा दिया है। जो ये वाला ग्रेफाइट का फॉर्म है, ग्रेफाइट का फॉर्म, इसका प्लेन जो होता है डिफरेंट होता है, मतलब कि ये 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है। अगर ये कोई नीचे है, इसमें किसी न किसी बॉन्ड की वजह से ये जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड बना हुआ होगा। ग्रेफाइट मतलब दो स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा। डायमंड से 2D होता है, ग्रेफाइट के बॉन्ड से 3D में होते हैं। हाँ, तो ये इसका जो बॉन्ड होगा वो कहीं ना कहीं से ऐसे जुड़ा हुआ होगा एक दूसरे से, और एक दूसरे से जुड़ करके बॉन्ड बनाया हुआ होगा ग्रेफाइट, और एक दूसरे के ऊपर अपर या डाउनवर्ड प्लेन में होगा। ये ग्रेफाइट होगा। इतना जानने की जरूरत ही नहीं कि इसका स्ट्रक्चर जानो, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग ही नहीं पता है तो स्ट्रक्चर कहां से पता होगा। लेकिन बस इतना जान लो कि ग्रेफाइट में, अरे यार रुक जाओ यार,
ग्रेफाइट में भी डिफरेंट कार्बन यूज किए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ सारे कार्बन हैं और यहाँ पर भी कुछ सारे कार्बन है। ये भी एक सिंगल प्लेन में है, ये 3D प्लेन में है। 3D प्लेन का मतलब होता है एक से ज्यादा प्लेन, मतलब एक्स वाई जेड अगर तीनों एक्सिस यूज की नहीं जाए तो उसको 3D प्लेन बोलते हैं, और जब एक्स वाई प्लेन केवल यूज की जाए तो वो है 2D प्लेन। आपका माचिस का डिब्बी है वो 3D प्लेन के अंदर है, और आपके पास रखी हुई कोई प्लेट है वो 2D प्लेन में है। अगर आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे हो तो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन 2D प्लेन में है, ऊपर और इधर दो तरफ मूव कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, ये 2D प्लेन है। अगर आप लैपटॉप से बाहर की तरफ भी अपनी तरफ देखने लग जाओ तो वो 3D प्लेन में मूव कर रहे हो। मतलब माचिस की डिब्बी जो होती है वो क्यूबिकल फॉर्मेट में होती है, उसके बाद 3D प्लेन होता है, उसके बाद लंबाई चौड़ाई और मतलब हाइट ब्रेथ और लेंथ तीनों चीजें होती हैं उसके अंदर। सर क्या मेलोट्रोप और आइसोटोप एक ही होते हैं? CH3 होता है ना क्या सर? कार्बन का फार्मूला मतलब ग्रेफाइट का फार्मूला भी सर CH3 होता है क्या? नहीं, बहुत सारे कार्बन होते हैं, या एलोट्रोप में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। नो सर, ऐसे ग्रेफाइट का पूछ रहा हूं मैं। नहीं, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। फॉर्मूला कार्बन, वो तो कार्बन की यार वैलेंसी पूरी करी गई है हाइड्रोजन को लगा कर। आर यू सेइंग एनीथिंग? गुड सर क्वेश्चन। एलोट्रोप और आइसोटोप एक ही होते नहीं, हैं? एलोट्रोप और आइसोटोप बहुत डिफरेंट है बेटा। एलोट्रोप का मतलब होता है, एलोट्रोप का जो मीनिंग होता है उसमें होता है कि स्टेट सेम है, उसका कोई वेरिएंट है, उसका कोई फॉर्म बना है। अब आइसोटोप का मतलब दूसरा होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो वहां पर वो दूसरी बात होती है यार। वो एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वेट, वहां पर कार्बन एक ही यूज करा होगा, यहाँ पर एक ही कार्बन यूज हुआ होगा, 6C12 होगा और यहाँ पर 6C13 होगा, तो एलिमेंट एक ही है कार्बन का और यहाँ पर एटॉमिक वेट डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो अलग चीज होती है। और ये एक कंपाउंड बन जाता है इस चीज का। ये कार्बन का एक फॉर्म है एलोट्रोप, जिसको हम बोलेंगे कार्बन का फॉर्म, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना बताने के लिए मैं बता दिया था कि ग्रेफाइट के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्रीली मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस पता हो चीजें, कोई कल को पूछे तो ये नहीं कि 6th क्लास वाले को पता है आपको नहीं पता है, क्योंकि आप पढ़ के तो आए नहीं हो, मैंने देख लिया है पहले से ही। तो समझ में आया बात बेटा? सुमित सिंह, कोई क्वेश्चन है? नो सर, अब नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? नहीं सर, अभी और किसी एलिमेंट का सर इलेक्ट्रोप होता है क्या कार्बन के अलावा? ऐसे तो सल्फर के भी होते हैं, बहुत सारे के इलेक्ट्रोप्स होते हैं, लेकिन आपको जैसे अभी डायमंड बताया है, अभी आएगा सल्फर तो उसका बता देंगे। आगे बढ़े। हार्डनेस बेटा समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं रही आज के लेक्चर में? हेलो, एक बात बताओ, 85 बच्चे क्यों है क्लास में? कोई दिक्कत है क्या क्लास में? मतलब समझ में नहीं आ रहा है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? रुको, मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। वो छोटी वाली रिएक्टिविटी सी जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पका के, वही है, और उसके हाँ। नीचे वाले का कोई छाप दिक्कत होता है है। क्या अभी? छाप। मतलब सही था यार, अभी तो चल रहा था थोड़ी देर पहले। सर आवाज तो आ रही है सर आपकी वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है? अरे यहाँ पे थोड़ा कम चल रहा है इस जगह। आपको सर आपकी सर वॉइस आ रही है। सर मैथ्स वाले सर की भी वॉइस आ रही है। गुड बेटा, गुड अप्रोच, गुड अप्रोच। अब एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही किसी को? बिल्कुल नहीं सर। भैया लीव करके 85 स्टूडेंट क्यों बचे क्लास में? सर जो शुरू में एक बार समझाया था सर, सर अलग अलग पार्टिकल्स का सर अलग अलग स्ट्रक्चर एलोट्रोप रहता है। नहीं, सबका नहीं होता, कुछ का ही होता है। सब आता जाएगा, बताता जाऊंगा। क्या करोगे सीरीज लिख करके? जो पता है वो तो पता है नहीं, जो बताया है जबरदस्ती की चीजें जाननी है। बताते जाएंगे, जब आता जाएगा तो बताते जाएंगे, टेंशन मत लो यार। सर आप थोड़ा सा, सर जो आपने अभी शुरुआत में सर तो पढ़ाया था ना सर, थोड़ा सर शॉर्ट एक में बार रिकॉर्डिंग देखना, नहीं आया तो मेरे को रात में कॉल कर लेना। मैं तो 2 बजे तक जगता हूँ यार, कॉल कर लो कभी भी। सर आप सर वाटर का सर 4 डिग्री का कंसेप्ट सर कब बताएंगे? क्या सर वाटर का 4 डिग्री कंसेप्ट वाला ये छूट गया है क्या? यस सर, आपने नहीं बताया। चलो एक्स्ट्रा क्लास में किसी दिन बता देंगे किसी दिन। मेरे को भी याद आ गया। कॉल कर सकते हैं क्या सर? आपको रात में भी कॉल कर सकते हैं, अभी पूछ लो। अच्छा बताओ, हार्डनेस के बारे में बात करते टाइम हैं। बता दो, नहीं तो अरे क्या रुको यार, बता देंगे। क्लास एंड होने के पहले बता दूंगा कब कॉल करना है कब नहीं करना है, सारी डिस्कस करके जाएंगे। अब बताओ, हार्डनेस अगर है तो मेटल और नॉन मेटल में किसकी हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए? मेटल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर।
किसी को दिक्कत है हार्डनेस क्यों मेटल की ज्यादा है जानना है? नो सर। सर बट सर, नॉन जानने जैसा है ही नहीं कुछ। सर क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है। बेटा जब भी हम सर, बात करते हैं कोई केमिस्ट्री की तो diamond एक्सेप्शन से तो भरी हुई होती है यार। अब एक चीज मत लेके आ जाएगा तो ग्रेफाइट की ज्यादा है, अब बोलोगे ग्रेफाइट का हार्डनेस कहां से ज्यादा हो गया? तो बेटा डायमंड का ज्यादा ग्रेफाइट के पास नहीं है लेकिन डायमंड के पास है ना, तो डायमंड बोलोगे डायमंड के पास कैसे ज्यादा हो गया, फिर वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो 2-4 तो एक्सेप्शन होते ही है। सर केमिस्ट्री एक्सेप्शन से ही भरी हुई है। हाँ सर जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री एक्सेप्शन से ही भरी हुई है। लिखो फिर एक्सेप्शन ही लिखो। सर क्लास खत्म होने के बाद आप इसे वन नोट वाला से भेज देंगे सर, सिर्फ वन नोट का पूरा। यार वन नोट का एक्चुअली है ना सीन की सर वो आप सर वो फाइल बना के भेज दिए सर, फिर आपको सीधे डबल तो वर्क भी नहीं मिलेगा। करना पड़ेगा। देखता हूँ मैं देखता हूँ। Sir, your voice is not audible. अरे यार Not सर saying बोल ही anything रहे- यार। अब कुछ बोल ही नहीं रहे, लिख रही है ना। समझ गया सर, वो सर लिखते हैं तो सर नेट तो होगा। सर वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों आएगा? स्पेस लिखा है बेटा। ओके सर। सर ये सोडियम और पोटेशियम है ना? हाँ सोडियम और पोटेशियम जगह जगह एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं बेटा। ध्यान देना मेटलिक प्रॉपर्टी में जगह जगह क्रिएट करेंगे, ना तो हार्डनेस होती है ना ब्रिटलनेस होती है, ना तो इसको तान सकते हैं ना तो इसको पीट सकते हैं, जगह जगह प्रॉब्लम करेगा। आपको पता होना चाहिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम बताता हूँ। सोडियम जैसे आपने घर में आटा बनाया होगा ना, आटा खाने के पहले आटा बनाते होंगे। यस सर। हाँ सर वो उसकी तरह ही लेड आल्सो। हाँ तो जनरली जो सोडियम होता है ना, ये जब आटा जब बनाते हैं, जब सामान के सर, उसको रोटी दो- बनाने वाले होते हैं वैसे फॉर्म में होता है। तो आप इसमें ना तो ज्यादातर ना ज्यादा इसमें डक्टिलिटी होती है, ना ज्यादा इसमें आपको सॉफ्टनेस दिखेगी, ना तो सर इसमें लस्टरस भी नहीं होता। लस्टरस तो चलो मान लो थोड़े बहुत हो भी सकता है, लेकिन ना तो ये हार्डनेस होगी, ना तो Malleable. इसमें ना तो तान सकते हैं इसको, ना तो पीट सकते हैं। सर बॉइलिंग पॉइंट भी लो। हाँ बॉइलिंग क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है, उसका नेचर अलग है, पार्टिकल तो पास वो होते कौन हैं। सा हाँ सर वो कौन सा मेटल था जिसको पानी में रखना पड़ता था? Na और K में से कोई एक था। केरोसिन में था सोडियम। पानी में सर केरोसिन में। सर हाँ, केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखते हैं। प्रॉब्लम होती ये है करता है। पोटेशियम है ना, मशीन में रख जनरली सोडियम पोटेशियम दोनों के ये करते हैं। क्या करते हैं तो केरोसिन में इसलिए रखते हैं तेल में, क्योंकि वो प्रॉब्लम करता है ऑक्सीजन जैसे ही आता है ना इसके पास, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। सोडियम है ना, ये ऑक्सीजन जैसे इसके पास आएगा तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये रिएक्शन इसकी बहुत तेज होती है ऑक्सीजन के साथ, फायर के जिसकी वजह से का होता है जिसकी सर, वजह से शिखर में हुई थी। क्या सर फ्री फाउंड शिखर का में होता है करवाई फ्री फाउंड सर एक बार नहीं। वर्कशॉप फाउंड का होता है। क्या फाउंड का होता है अच्छा खासा प्लास्टिक वाटर में स्टोर किया जाता है ना इसे तो। बेटा नेचुरल में फाइंड होगा, नेचुरली फाइंड होगा, जितने भी एलिमेंट होते हैं नेचुरली फाइंडेड होते हैं। सर नहीं फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है फिर। कंबाइंड फॉर्म में होगा। कंबाइंड फॉर्म में होता है ना फिर तो, ये जब फॉर्म होता है तो। अरे NaCl, अरे यार NaCl मिलता है आपको, नमक मिलता है या नहीं मिलता है? NaCl भी तो सोडियम की कंबाइंड फॉर्म है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड जो वाटर सोडियम मिलता क्लोराइड। है समुद्र में, वो आपका कंबाइंड फॉर्म है, सोडियम का नहीं है क्लोरीन के साथ। यस सर। तो स्कैट करके उसको हम निकालते हैं, उसका एक्चुअली आगे पढ़ोगे सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग करके सोडियम को अलग करते हैं, क्लोरीन को अलग करते हैं, उसको उसमें कैथोड एनोड वगैरह रेज वगैरह होती है, काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो सोडियम को वहां से निकालते हैं। अब सोडियम प्योर फॉर्म में जब है, अरे यार हमने बताया था पहले दिन ही कि जो पीरियडिक टेबल है ना उसके अंदर जो भी है सबका सब वो प्योर फॉर्म में है वो, क्योंकि वो हमने वहां से मेटलर्जी से ऑलरेडी उसको स्टार्ट कर लिया है।
अब हमारे पास प्योर चीज है वो, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सोडियम पोटेशियम हमेशा दिक्कत करते हैं, इसलिए केरोसिन में रखते हैं उसको। अगर कोचिंग में होते तो ये सब सर ने एक्सपेरिमेंट देख पाते। सर वर्कशॉप में यार डाउट क्लास नहीं है प्लीज यार। सर नहीं सर म्यूट यार, म्यूट प्लीज। सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट इन नेचर। सर अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो कल रख लो। अब तो आपकी वीक में 2 ही क्लास होगी, मैं बता दूं। अब आपकी वीक में 2 ही क्लास होगी। सर हमने ये भी तो पढ़ा है सर, सोडियम जो सर बहुत ही सॉफ्ट। डाउट क्लास नहीं होगी? डाउट क्लास तो हो जाएगा, लेकिन वीक में 2 क्लास होगी। मे भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, घंटे 15 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि सर बच्चों के कब से साथ होगी 2 क्लास? नेक्स्ट वीक से 2 क्लास ही होंगी। लास्ट में होती है सर, लास्ट में होती है सर। तो सर कल भी तो है ना फ्राइडे को क्लास? कल तो होगी ही होगी, अभी तो चल रही है। किसी ने ग्रेफाइट देखा हुआ है? यस सर। यस सर देखा है कहाँ देखा है? पेंसिल पेंसिल में दोनों तरफ, अगर आप दोनों तरफ सील दो पेंसिल को, अगर आप बोर्ड में लगाओ ना तो आपको करंट मार देगा, आपको पता होगा। यस सर यस सर यस सर। सर वो सर एक क्लास में एक एक्टिविटी भी देखी थी, वो मतलब कर मत देना, अच्छा खासा कंडक्टर है। सर प्रैक्टिकल करना है अगर क्या? हम पानी में भी रखते हैं तो भी वो बबल्स छोड़ता है। सर वो एक्टिविटी भी करी थी 8th क्लास में। सर हमें भी 8th क्लास में मैम ने ना वो बोर्ड के अंदर पेंसिल घुसा के दिखाई थी। गुड। पर पेंसिल पीछे से छिली नहीं थी तो मैम बच गई। हो गया, मेटल की प्रॉपर्टी सारी हो गई। यस मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और अगर मैं पूछूं कभी भी इंटरमोलिकुलर स्पेस, अरे यार सोनर बता दिया पहले ही, मैं क्या बताऊं उसमें? पीट के हाइड्रोजन पीट के बचेगी क्या? नो सर। तो फिर क्या क्या सोचना है उसमें? सर जो अपन घंटियां बजाते हैं मतलब मंदिर में जाके, सर वो मतलब प्रॉपर्टी तो है कि वो मेटल सोनर होते हैं तभी। रखो वहां पे रखो, कल कोयला जाके रख देना, कार्बन वो जला हुआ, और फिर पीटना, बचेगी, बताना। सर वही टूट जाएगा। अरे हाइड्रोजन यार, जब भी नॉर्मल की बात करो ना, सबसे पहले गैसेस देखो, गैसेस ने डिफरेंशिएट कर रही हैं। आप इतना कंफ्यूज होने की कोशिश मत किया करो कि कार्बन और नॉर्मल मेटल को रख लो। अरे कार्बन तो चलो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में है, तो वो तो थोड़ा बहुत मान लो मैच कर भी जाएगा। गैस कहां से मैच करेगी? गैस को पीटोगे बजेगी? नो सर। तो हो गया, प्रॉपर्टी होगी सारी ना? यस सर। यस सर। ओके, अब ये मैं पूछूं, बीच में कोई क्वेश्चन दे दूं बेटा कि क्यों इसके पास मान लो कल को क्वेश्चन दे दूं और यहाँ से बना के दे दूं। अभी किसी ने पूछा था, मैं बता रहा हूँ, तो बेटा ये मत समझना मैं मजाक कर रहा हूँ और मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसको। और ये भी मत समझना कि आएगा नहीं कहीं, ऐसे में नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ। वैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है यहाँ पे, तो बेटा हो सकता है कि मैं क्वेश्चन दे दूं कि मेटल हार्ड क्यों होते हैं, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक ऑप्शन हो। तो ये चीजें भी आती रहती हैं। और अगर मान लो डायमंड पूछा जाए कि अगर मान लो डायमंड पूछ ही लिया जाए कि क्या 4-5 ऑप्शन में डायमंड भी दिया हुआ हो कि कौन सा सबसे हार्ड मेटल हार्ड है, तो डायमंड तो भैया मेटल से भी हार्ड होता है। समझ रहे हो ना? तो ये बात समझ के लगा देना कि वो नॉन मेटल है तो दिक्कत कर जाएगा। डायमंड इतना डायमंड नहीं लगाएंगे। हाँ हार्डेस्ट मेटल डायमंड इतना हार्ड है, वो काट के उसके सर डायमंड ऑर्नामेंट के कैसे अलावा बनते से और सर स्टूडेंट कल पढ़ा रहे होता है। किसी को टाइम हो गया? सर नॉन मेटल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है ना? इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होती है? नहीं मतलब बहुत ज्यादा होती है ना। हाँ तो वो तो सर डायमंड में कम है ना? डायमंड में बहुत कम होती है, पार्टिकल बहुत पास होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं यार, प्लेनर बॉन्ड्स होते हैं। पता क्या होता है? ये सीड के फॉर्म में होता है, ऐसे सीड जो होती है ना, ये डायमंड सीड ऐसे बनी हुई होती है। और कार्बन जो है, ये कार्बन का ये सीड है कार्बन का। एक बार आप YouTube पे चेक करना डायमंड का स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा अच्छे से। ये जो फॉर्म है ना। हाँ बोलो। क्रोमियम इज द हार्डेस्ट मेटल। डायमंड के अलावा से और हार्ड सब्सटेंस होता है नॉन मेटल्स में? सर क्रोमियम इज द हार्डेस्ट डायमंड के अलावा क्रोमियम मेटल में है। हार्डेस्ट मेटल। क्रोमियम इज द मेटल एंड डायमंड इज द नॉन मेटल। सर डायमंड के अलावा क्रोमियम हार्डेस्ट मेटल है। क्या? सर क्रोमियम हार्डेस्ट मेटल है। यार मेरे को तो लगता है कि कार्बन अगर क्रोमियम और डायमंड के मेटल टंगस्टन और टाइटेनियम है। नहीं, उसका टंगस्टन का तो इनफैक्ट सर हाई बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन नहीं है भाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है।
सर वो डायमंड के चलो मैं अलावा एक बार सर और कंफर्म कोई कर लूंगा, नॉन एक बार सर बस कंफर्म एक कर बार प्रीमियम सर डायमंड के अलावा सर और कोई हार्ड सब्सटेंस होता है नॉन मेटल्स में? नहीं जनरली तो नहीं होता, लेकिन क्रोमियम और डायमंड में एक बार मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में, मैं एक बार देख के बता दूंगा उसको, ठीक है? अगर ओके इसको सर। दोनों में जानना है तो सर कोई आप बात नहीं। सर कोई मेरे पीछे के लेक्चर में कोई जनरल प्रॉब्लम? डाउट पूछना था। सर हाँ, आप बोलो। सर सर, कल please hand. इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था सर, जो मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फाउंड की गई थी, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फाउंड की गई थी तब उन्हें यही नहीं पता था कि उसका चार्ज किस तरफ से फ्लो हो रहा है, तब सर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे किया गया था? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मैं बताऊं अगर, तो करंट फ्लो के अपोजिट दिशा में चार्ज फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज, सर ये वो वो तो कहानी तो मेरे को पता नहीं है। बताया, फिजिक्स वाले सर बताएंगे, लेकिन लेकिन हाँ 120 साल पहले उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरफ से फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक टाइप से कैसे यूज में कैसे लाया उसको, जब उन्हें यही नहीं पता कि वो फ्लो कहाँ से हो रही है। रिकॉर्डिंग बंद करके बताऊं? सर मैं बताऊं सर, वो काइट उड़ा सर, रहा आप है। रिकॉर्डिंग सर बंद कर बताओ दीजिए। सर, रिकॉर्डिंग बंद करके यस बता सर बता दीजिए। दीजिए। सर, यस प्लीज सर बता आपने दीजिए। सर